नमो नमः सुस्वागतम भवतम सर्वेषां हार्दिकम अभिनंदनम। मित्राणि विजयश्री संस्कृत एकेडमी परिवार में मैं मनीष दीक्षित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, ईश वंदना करते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साथियों, आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं संस्कृत वर्णमाला की। किसके बारे में बात करने वाले हैं? संस्कृत वर्णमाला की। इससे पिछली कक्षा में हमने चर्चा की है माहेश्वर सूत्रों के बारे में, और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कौन कौन से प्रत्याहार बनते हैं, प्रत्यय माहेश्वर सूत्रों में किन किन वर्णों का ग्रहण होता है, उन सभी की हमने क्या की है, चर्चा की है। तो अभी हमने जब वर्णों के बारे में सामान्य परिचय पढ़ लिया है, अब बात करेंगे हम वर्णमाला के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं हम इस कक्षा में? वर्णमाला के बारे में। तो बढ़ते हैं आज के इस बिंदु की ओर। संस्कृत वर्णमाला क्या है आज का हमारा टॉपिक? संस्कृत वर्णमाला। अब देखिएगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वर्णमाला, वर्णमाला, यहाँ पे दो शब्द हैं। एक है वर्ण, वर्ण, है ना। वर्ण किसे कहते हैं? अब कहेंगे कि भाषा की, साथ साथ में लिखते भी चले, भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। और ये आपके लिए इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि स्वर और व्यंजन आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, ठीक है। और इन्हीं के आधार पर हम उच्चारण स्थान की क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो सर, ये वर्ण क्या होता है? ये वर्ण क्या होता है? तो हम कहें कि भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई है, मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि, ठीक है। मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि। यानी ध्वनि का वह रूप जिसके हम और टुकड़े ना कर सके, है ना। ध्वनि का वह रूप जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि बालकः, बालकः पाठम पठति, बालकः पाठम पठति। तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया वाक्य। क्या हो गया ये? वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? कि पदों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। उसमें दो पद भी हो सकते हैं न्यूनतम, और दो से अधिक पद भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी शब्द हैं, बालक है, पाठम है, पठती है, इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम क्या कहेंगे? तो मैंने अभी कहा कि इन्हें हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? ये आपके क्या कहलाएंगे तीनों? ये आपके कहलाते हैं पद। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। ठीक है। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। अब पद की परिभाषा अगर आप पूछे तो पद किसे कहते हैं? तो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द है ना, वाक्य में, वाक्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। अब ये जो पद है, ये आपका कर्ता भी हो सकता है, ये पद आपका कर्म भी हो सकता है, ये आपका क्रिया भी हो सकता है। परीक्षा में प्रश्न आता है ना कि अस्मिन वाक्ये क्रियापदम अस्ति, अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम अस्ति, अस्मिन वाक्ये कर्म पदम अस्ति। तो ये जब गद्यांश देकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, या इस पद की क्रियापद क्या है ना, तो उसे कहते हैं पद। यानी वाक्य में जो जब शब्दों को हम वाक्य में प्रयुक्त करेंगे, जब शब्दों को किसे भाई, जब हम शब्दों को किस में प्रयुक्त करेंगे? वाक्य में प्रयुक्त करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पद। साथ साथ में लिखते रहिएगा। पहली बात हमने करी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है ना। यह वर्ण कहलाते हैं। और वर्णों का जो माला है, वर्णों की जो पंक्ति है, वर्णों का जो समूह है, उसे ही हम वर्णमाला के नाम से जानते हैं। उसे किसके नाम से जानते हैं? वर्णमाला के नाम से हम जानते हैं। बात समझ में आई होगी। सर, ये वर्ण क्या है? तो ध्वनि, यानी भाषा की सबसे छोटी जो मौखिक इकाई है, उसे ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि के जब हम टुकड़े और नहीं कर सकते हैं, है ना, यानी
ज्यादा टुकड़े जब हम कर नहीं कर सकते तो उसे कहलाते हैं वो वर्ण, यानी उसका भाषा का सबसे छोटी इकाई। यानी कैसी हो गई है ध्वनि आपके, मौखिक हो गई है। ध्वनि कैसी हो गई है, मौखिक इकाई हो गई है। ठीक है। और वर्ण हो गया आपका लिखित इकाई, लिखित। ठीक है, लिखित इकाई। बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात की हमने कि वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। और और अगर मैं कहूं कि शब्द क्या है फिर, ठीक है, किसकी बात करें, शब्द की बात करें, तो इस वाक्य में जो ये आपके बालक है, इस वाक्य में क्या क्या कौन कौन से शब्द हैं आपके, बालक है शब्द है। इस वाक्य में आपके पाठम शब्द है। इस वाक्य में आपके पठती शब्द है। ये क्या है तीनों, जब हम इनको अलग अलग प्रयोग करके लिखेंगे तो ये कहलाएंगे आपके शब्द। लेकिन जब इन शब्दों को हम कहाँ प्रयोग में ले रहे हैं, वाक्य में प्रयोग ले रहे हैं, तो ये कहलाते हैं पद कहलाते हैं। ठीक है, हिंदी में आप पदबंध वगैरह पढ़ते हो, ठीक है ना, तो आपको ये थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिएगा, जब हमने इनको अलग लिखा यानी शब्द कहलाया। अब शब्द की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, किसकी बात करूं, शब्द की परिभाषा की बात करूं, तो यहाँ पे कहते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है आपका, शब्द कहलाता है। क्या क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। अब ये वर्णों का सार्थक समूह भी हो सकता है और निरर्थक समूह भी हो सकता है ना। तो निरर्थक में कैसे, जैसे आपने हिंदी संस्कृत में निरर्थक शब्द नहीं होता है, हिंदी में निरर्थक होता है। जैसे पानी वानी तो पिला दो, जिसमें पानी का तो अर्थ है लेकिन वाणी का कोई अर्थ नहीं है ना। वाणी नहीं बोल रहा हूँ मैं, वाणी, पानी वानी, चाय वाय, रोटी वोटी, है ना। इस तरह से जब हम बोलते हैं तो ये जो शब्द है, अब हम यहाँ पर ये इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब इस शब्द के बारे में हमने कहा कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे जैसे यहाँ पर हमने शब्द की बात की, शब्द की बात की, और शब्द हमने लिखा बालक, बालकः। ठीक है, क्या लिखा हमने, बालकः। क्या इस शब्द के टुकड़े किए जा सकते हैं, तो बिल्कुल किए जा सकते हैं। यानी हम इनको, हमने परिभाषा में पढ़ा था कि वर्णों का सार्थक समूह है, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो बोले अलग अलग करेंगे तो क्या होगा इसमें, अब कहेंगे बा ल क। ठीक है, बालकः। अब इसको हम और टुकड़ा कर सकते हैं क्या इसका, क्या इसको हम और अलग कर सकते हैं। टुकड़े का मतलब हमको इसको काटना नहीं है, यानी इसमें और वर्णों को हम अलग कर सकते हैं क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहाँ पर हम इनको अलग कर सकते हैं। और जब हम अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ब, ब प्लस अ, एक सेकेंड, क्या होगा यहाँ पे, ब प्लस आ प्लस ल प्लस अ प्लस क प्लस अ। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, बा जो है इसका हमने अलग अलग वर्ण और लिख दिए। यानी ये आपका ब प्लस आ हो गया। ल की बात करें तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ल प्लस अ हो गया। क की बात करें तो यहाँ क्या हो गया, क प्लस अ हो गया। ठीक है, यानी हमने इनको अलग अलग करके लिख दिया। तो अब यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो ये जो हमने अभी टुकड़े किए हैं तो ये कहलाते हैं आपके वर्ण। ये वर्ण, यानी अब हम इसके और खंडन नहीं कर सकते, यानी और इसके टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब मैं समझ रहा हूँ कि आवाज ठीक आ रही होगी, है ना, आवाज अब ठीक आ रही होगी। चलिए, हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल एरर था, उसको ठीक करने का प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो टुकड़े हैं इसको वर्ण कह रहे हैं, और वर्ण की आपने परिभाषा पढ़ ही ली है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई, वर्ण हो गई है। और ये जो हमने ये टुकड़े करके लिखे हैं, मतलब टुकड़े करने का मतलब यहाँ पे हमने अलग अलग वर्णों को अलग अलग करके लिखाता है। ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी वर्ण विच्छेद। क्या कहलाती है भाई, वर्ण विच्छेद। ठीक है, वर्ण विच्छेद। ये आपके संधि वगैरह में काम आएगा कि वर्ण विच्छेद अगर आप ढंग से कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे, तरीके से कर पाएंगे, तो आप संधि का प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। और जब हम इन इन वर्णों को जोड़ करके लिख देते हैं, यानी इन वर्णों को जब हम जोड़कर लिखते हैं, तो ये प्रक्रिया कहलाती है आपकी वर्ण संयोजन। क्या कहलाती है, वर्ण संयोजन।
ठीक है, वर्ण संयोजन ये प्रक्रिया आपकी कहलाती है। जब आप शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो वो कहलाता है वर्ण विच्छेद, और जब उन्हीं वर्णों को मिलाकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वो कहलाता है आपका, बिल्कुल आपका वर्ण संयोजन, वर्ण संयोजन। अब ये जो वर्ण है ना, वर्ण, इसका और हम यहाँ पर बात करें तो इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। यानी ये जो वर्ण दिया हुआ है इसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। यानी इसका अब क्षरण नहीं हो सकता, क्षरण नहीं हो सकता। क्षरण का मतलब इसका खंडन नहीं हो सकता, खंडन नहीं हो सकता या टुकड़ा नहीं हो सकता इसका, वर्ण का। इसीलिए इसीलिए इस वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अक्षर भी कहते हैं, है ना। यानी अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान, बात समझ में आ रही है क्या? है ना, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? अक्षर भी कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा क्या? अरे नहीं, ऐसे तो प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन आपको उसके बारे में क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो वर्ण है, ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, इन वर्णों के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं, इन वर्णों के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे वर्णमाला में। ये जो वर्ण जब आप पढ़ेंगे, वर्ण जब आप पढ़ेंगे तो सामान्यतः हम, सामान्य परिचय की मैं बात करूं तो वर्ण आपके तीन प्रकार यहाँ पर हम लेकर के इनके चलने वाले हैं। तीन कौन कौन से आपके प्रकार हैं? एक हो गए आपके स्वर वर्ण। कौन से वर्ण हो गए? स्वर वर्ण। एक हो गए आपके व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। और एक हो गए आपके अयोगवाह, अयोग वाह। ठीक है ना, अयोग वाह। स्वर वर्ण का की परिभाषा हमने सामान्यतः पहले भी पढ़ी थी। यानी स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते इति स्वराः। कलर चेंज कर ले थोड़ा सा, रंग बिरंगा दिखाई देगा, है ना। चलिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? स्वयं राजन्ते इति स्वराः, स्वयं राजन्ते। भाई नोट्स बनाते चलना साथ साथ में, है ना। स्वयं राजन्ते इति स्वराः, यानी जो स्वतंत्र होते हैं, किसी पे आश्रित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई यहाँ पे? स्वर वर्ण कहलाते हैं। और अन्वक भवति इति व्यंजनम, अन्वक भवति इति व्यंजनम। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों पर आश्रित होते हैं। अन्वक भवति इति, या अन्वक भवति व्यंजनम, व्यंजनम। ठीक है, हाँ। यद अयुक्ताः तद अयोगवाः, यद अयुक्ताः तद अयोगवाः। अयोगवाः की परिभाषा क्या है? यत, यद युक्ताः तद अयोगवाः। अगर इसका टुकड़ा करके लिखेंगे, यत यानी जो, अयुक्ताः यानी नहीं जोड़े गए हैं। किसके साथ में नहीं जोड़े गए हैं? स्वर और व्यंजन वर्णों के साथ में नहीं जोड़े गए हैं। उन वर्णों को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। यानी इनका प्रयोग वर्णमाला में तो होता है, लेकिन उनका जिक्र स्वर वर्णों के साथ भी नहीं किया गया और व्यंजन वर्णों के साथ भी नहीं किया। इसीलिए इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह वर्ण कहते हैं, हम अयोगवाह वर्ण कहते हैं। जब हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ा था तो वहां पर हमने चर्चा की थी कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। ठीक है ना, स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं। उसी प्रकार हमने बात की थी व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, और फिर हमने बात की थी अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं। ठीक है, हम यहाँ पे वर्णमाला के अकॉर्डिंग आपको नहीं बताएंगे कि वही स्वर वर्ण आपके 13 हो रहे हैं या व्यंजन वर्ण आपके 33 हैं, 4 अयोगवाह है। क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में जो प्रश्न पूछा जाता है वो तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूछा जाता है, और एक आपसे बिल्कुल माहेश्वर सूत्रों के अनुसार पूछा जाता है। तो अभी आपको इतना ही, है ना, जानकारी रखनी है कि भी स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः, अन्वक भवति इति व्यंजनम। अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे स्वर कौन कौन से हो गए आपके? अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, आदि। व्यंजनों की बात करें तो आपके
श हो गया, क हो गया, च हो गया, ल हो गया, ठीक है, इत्यादि आपके क्या हो गए, व्यंजन हो गए। और अनुस्वार की बात करें, मतलब योगवाह की बात करें, तो आपका अनुस्वार हो गया, आपका विसर्ग हो गया, ये आपके किस में आते हैं, अयोगवाह वर्णों में आते हैं। तो इस स्लाइड पे हमने क्या क्या पढ़ा है, वर्णों के सामान्यतः भेद की बात करूं तो तीन हो गए, कौन कौन से हो गए, स्वर हो गए, व्यंजन हो गए और अयोगवाह हो गए। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जो स्वयं राजन्ते इति स्वराः, यानी जो स्वतंत्र होते हैं, भाषा में उनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है, वो किसी पर भी आश्रित नहीं होते हैं, ऐसे वर्णों को हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण अन्वग भवति व्यंजनम, इनका उच्चारण, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, यानी ये स्वरों के ऊपर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ये स्वरों के ऊपर क्या होते हैं भाई, आश्रित होते हैं। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें व्यंजन कहते हैं। और अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं, जो न स्वरों के साथ में जोड़े गए हैं और न ही व्यंजन वर्णों के साथ में जोड़े गए हैं, ऐसे वर्ण। लेकिन उनका प्रयोग कहाँ किया गया है, बिल्कुल व्याकरण में किया गया है, वर्णमाला में किया गया है। ऐसे वर्णों को हम अयोगवाह कहते हैं। बात करते हैं स्वर वर्णों की। किसकी बात करते हैं, स्वर वर्णों की बात करते हैं। ठीक है, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण देखिएगा, सामान्यतः जो स्वर वर्ण है वो आपको अलग पढ़ने ही है, लेकिन यहाँ पर जो वर्गीकरण बता रहा हूँ वो थोड़ा सा समझ के चलिएगा। पहला वर्गीकरण हम पढ़ेंगे मात्रा, मात्रा कह लीजिएगा, या समय कह लीजिएगा, या काल कह लीजिएगा। ठीक है, मात्रा, समय या काल के आधार पर। ठीक है, मात्रा, समय या काल के अनुसार या काल के आधार पर इनका हम वर्गीकरण करेंगे। एक एक हम इनका वर्णन वर्गीकरण करेंगे स्थान या यत्न के आधार पर, स्थान या यत्न के आधार पर। ठीक है, मात्रा, समय या काल के आधार पर, स्थान या यत्न के आधार पर, और एक नासिका के आधार पर, नासिका के आधार पर। ठीक है ना, नासिका के आधार पर। यानी हम स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों के बारे में प्रश्न आया हुआ है, पिछली बार रेट में प्रश्न आया था कि स्वरों के भेद हैं, और वहां पर आपसे ह्रस्व दीर्घ प्लुत नहीं दिया गया था। स्वरों के भेद में अगर आपको यकीन नहीं होता है तो पिछले प्रश्न पत्र को जाकर देखिएगा। और इससे पहले जो हमने क्लास ली है उसमें हम उन प्रश्नों को समाहित भी किए थे कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी होती है और स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं। वहां पे जो प्रश्न आया था उसको हमने बिल्कुल शामिल किया था। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो कृपया जाके उस क्लास को देखिएगा। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विजय श्री संस्कृत एकेडमी पर इसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो वहां पर हमने बताया था और वहां पे आपसे पूछा गया था कि स्वरों के भेद कितने हैं, और उसमें एक विकल्प दिया हुआ था, ह्रस्व दीर्घ प्लुत का विकल्प नहीं था, और विकल्प में दिया गया था उदात, अनुदात और स्वरित, है ना। तो इसीलिए आपको क्या होना चाहिए, पता भी होना चाहिए। अगर हम मात्रा या काल या समय की बात करें तो इसके अनुसार भेद होते हैं तीन। कितने भेद होते हैं आपके, तीन भेद होते हैं। मैं आपको उलझा नहीं रहा हूं, लेकिन परीक्षा उपयोगी बिंदु जरूर क्लियर करवा रहा हूँ। ठीक है ना, तो पहला होता है इसका ह्रस्व। ठीक है, पहला कौन सा होता है, ह्रस्व। दूसरा होता है दीर्घ, और तीसरा होता है प्लुत। ठीक है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। ठीक है, तो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके अनुसार हो गया, आपका मात्रा, समय या काल के आधार पर इसके भेद कितने हो गए हैं, तीन भेद हो गए हैं। कौन कौन से वो तीन भेद हैं, तो आप कहेंगे सर ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है, प्लुत होता है। बात समझ में आ गई क्या, बिल्कुल। अब कहेंगे सर ये रस्व क्या होता है, तो यहाँ पर हमने कहा मात्रा, समय या काल, यानी इनके उच्चारण में जितना समय लगता है, यानी मात्राओं की बात करें तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो रस्व स्वर है ना, रस्व स्वर, ये आपका होता है एक मात्रिक, है ना, एक मात्रिक, एक मात्रिक। दीर्घ की बात करूं तो ये होता है द्विमात्रिक। ठीक है, और प्लोत की हम बात करें तो ये होता है त्रिमात्रिक।
यानी एक मात्रिक भवे द्रश्वः, द्विमात्रिक दीर्घ मुच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो जेया, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। और व्यंजन को अर्धमात्रिक कहा गया है। व्यंजन को क्या कहा गया है? व्यंजन बराबर अर्धमात्रिक। व्यंजन जो है वो क्या होता है? अर्धमात्रिक होता है। ठीक है, अर्धमात्रिक होता है। यानी ह्रस्व की बात करें, एक मात्रिक, यानी किसी वर्ण को बोलने में एक मात्रा का जब समय लग रहा है ना, उसे कहते हैं आपका ह्रस्व। ठीक है, जहां पे दो मात्राओं का समय लग रहा है उसे बोलते हैं दीर्घ। और जहां पर दो से अधिक मात्राओं का अर्थात तीन मात्राओं का समय लग रहा है तो उसे कहा जाता है प्लुत कहा जाता है। ठीक है ना, प्लुत कहा जाता है। अभी इसको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा आगे, आगे चल करके। एक होता है आपके स्थान और यत्न के आधार पर। यहाँ पर भी आपके तीन ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन ही भेद होते हैं। आप कहेंगे सर ये तीन भेद कौन कौन से होते हैं, जरा उनके बारे में भी बता दीजिएगा। तो बिल्कुल मैं आपसे जिक्र कर लूं कि तीन भेद कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका उदात्त। ठीक है, उदात्त। दूसरा होता है अनुदात्त, अनुदात्त। और तीसरा होता है स्वरित। ठीक है, स्वरित, है ना। ये आपके बाह्य यत्न में हम पढ़ेंगे आगे चल करके। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। और नासिका के आधार की बात करें तो यहाँ पर दो भेद होते हैं। एक होता है अनुनासिक, एक होता है अननुनासिक, है ना। एक होता है अनुनासिक, अनुनासिक। एक होता है अननुनासिक। ठीक है, अननुनासिक। तो कौन कौन से भेद हो गए? अनुनासिक और अननुनासिक, या इसी को निरनुनासिक भी कहते हैं। निरनुनासिक। ठीक है, बात समझ में आ गई। अनुनासिक और निरनुनासिक या अननुनासिक। ठीक है, यानी जब स्वर आपका नासिका की सहायता से भी बोला जा रहा है तो वो क्या कहलाता है आपका? बिल्कुल, है ना, आपका अनुनासिक और अनुनासिक भेद हो गए। उच्चारण मतलब स्थान की मैं बात करूं या यत्न की बात करूं तो वहां पर आपके तीन भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उदात्त होता है, अनुदात्त होता है और स्वरित होता है। मात्रा या समय या काल के आधार की बात करें तो वहां पे ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, प्लुत आपका क्या होता है? बिल्कुल, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत यहाँ पे आपको भेद देखने को मिलता है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो हम बात कर रहे हैं मात्रा के आधार पर, स्वरों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? स्वरों की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके तीन भेद हमने पढ़े हैं। कौन कौन से वो तीन भेद हैं? एक है ह्रस्व, एक है दीर्घ, एक है प्लुत। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगर हम कहें कि एक मात्रिक होता है ह्रस्व, द्विमात्रिक होता है दीर्घ, और त्रिमात्रिक होता है प्लुत। त्रिमात्रिक होता है प्लुत। ठीक है ना, यानी तीन मात्रा। जैसे प्रातःकालीन जो क्या होता है, मुर्गा होता है, कुक्कुट होता है, वो बाग देता है ना, कुकड़ू कु। तो वो तीनों स्वरों का लेकर के, उसको भी व्याकरण का ज्ञान है ना। पाणिनि जी उनके समय से उसने भी व्याकरण पढ़ी है, इसलिए वो कहता है। यानी हम किसी भी स्वर को बोल रहे हैं, जैसे ह्रस्व स्वरों की बात करें, ह्रस्व स्वरों की बात करें तो आपके संस्कृत में पांच आपके ह्रस्व स्वर हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, उ और रे और रे। ठीक है, पांच आपके क्या हैं? ह्रस्व स्वर हैं, ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, और आपके आठ जो हैं वो दीर्घ स्वर हैं। आठ क्या है? दीर्घ स्वर हैं। इसको दो प्रकार से हम देखेंगे। एक आपके संजय स्वर हमने पढ़कर आए थे, कौन कौन से? ए, ओ, आई, औ। और एक इनका भी दीर्घ होता है, अका सवर्ण दीर्घ में पढ़ेंगे हम आके। अ का दीर्घ क्या होता है? आ। ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, और री का दीर्घ क्या होता है? री, दीर्घ री, है ना। तो ये कितने हो गए? अभी मैंने कहा था कि जब हम पहले स्लाइड में बात कर रहे थे, वर्णों के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पर, तो मैंने कहा था 13 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। तो वो यही हो गए ना। इनकी संख्या कितनी हो गई? आप गिनेंगे तो आप कहेंगे सर पांच हो गई। इनकी संख्या कितनी हो गई है? पांच हो गई है। ठीक है,
5 हो गई है। और यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो गई है? 4 आपके ये हो गए हैं और 4 ही आपके क्या हो गए हैं? ये हो गए हैं। तो इनकी संख्या कितनी हो गई यहाँ पे? 8 हो गई है। ठीक है? तो आपके जो सामान्य व्याकरण है ना, उसमें इन्हीं 13 वर्णों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इन्हीं 13 वर्णों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने पिछली कक्षा में तो 9 वर्ण बताए थे, यानी स्वर वर्णों की संख्या कितनी बताई थी? 9 बताई थी। हाँ, मैं वही तो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ना आपको। अभी केवल मैं सामान्य स्वर बता रहा हूँ। जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं ना, और ये पाणिनीय शिक्षा में भी, अभी पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो हमको 63 और 64 वर्ण लेके जाने हैं ना, 42 से। भाई, माहेश्वर सूत्रों में कितने वर्णों की बात की थी? माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हमको 42 स्वरों की 42 वर्णों की बात की थी, 9 और 33। ठीक है? माहेश्वर सूत्रों की मैं अगर बात करूं, तो वहां पर कितने थे माहेश्वर सूत्रों के अनुसार? वहां पे 42 है। ठीक है? लेकिन एक आपके पाणिनीय शिक्षा भी तो है। ठीक है? पाणिनीय शिक्षा में कितने होते हैं? 63 या 64। ये 63 या 64 वर्ण कैसे होंगे? कोई अलग से तो वर्ण आने से रहे। माहेश्वर सूत्रों में क्या किया गया है? आपके 5 वर्ण ये लिए गए हैं, अ इ ऊणा रिल ऋ और 4 वर्ण ये लिए गए हैं। ठीक है ना? अ इ ऊणा रिल ऋ ए ओंग ऐ औ च, है ना? ये लिए गए। इनको हमने संध्यक्षर स्वर कहा था, इनको मूल स्वर कहा था। क्या कहा था इनको? मूल स्वर कहा था इनको। ठीक है ना? मूल स्वर कहा था इनको। याद है कि नहीं? अभी माहेश्वर सूत्रों के अनुसार एक बार वर्गीकरण और देख लेंगे। कुछ विद्वान लृ को प्लुत मानते हैं। कुछ विद्वान क्या मानते हैं? लृ को प्लुत, सॉरी, एक से ये यहाँ पे नहीं, यहाँ तो दीर्घ स्वर कितने होते हैं आपके? 8 ही होंगे, है ना? हाँ, ये यहाँ की बात कर रहा हूँ, है ना? यहाँ की बात कर रहा हूँ। अब आपके प्लुत स्वर क्या होता है? जब आपके स्वर के साथ में कोई इस तरह की मात्रा आपको दिखाई दे रही, इस तरह से जब आपको कोई मात्रा दिखाई दे रही है, यानी दीर्घ, कभी किसी, अभी मोबाइल का जमाना तो अभी आया है ना? आप तो उस दौर के विद्यार्थी होंगे, आप में से बहुत है ना, बहुत सा ऐसे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो मोबाइल के जमाना नहीं था, किसी को फोन आ गया या किसी को आवाज देनी है तो छत पर खड़े होकर के आवाज देते थे, या बाहर ऊंचाई पे खड़े होके आवाज देता है कि अरे मोहन, है ना? तो यहाँ पे मोहन में जो ये आपने लंबा स्वर खींचा है ना, इसे ही प्लुत कहते हैं। अरे राम, तो ये राम में क्या किया है? जो आ की जो ध्वनि आ रही है ना, रा में आ की जो ध्वनि आ रही है, ये क्या है आपका? प्लुत स्वर है ना? कौन सा स्वर है ये आपका? प्लुत स्वर है। तो ये आपका प्लुत स्वर है। बात समझ में आ गई क्या? अरे यस या नो? बिल्कुल सर, आ रही है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ह्रस्व स्वर की, दीर्घ स्वर की और आपके प्लुत स्वर की बात कर रहे हैं। तो ये आपके स्वरों की बात हुई। इसी के साथ में आपके व्यंजन वर्णों की मैं बात कर लेता हूँ, फिर मैं आपको लिखवाता हूँ कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार कितने वर्ण हैं और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने वर्ण आपके होने वाले हैं। ठीक है? अभी हमने क्या कहा? व्यंजनों की बात की। किसकी बात की हमने? व्यंजन वर्णों की बात की। व्यंजन वर्ण। ठीक है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों को हमने वर्गीकरण किया, माहेश्वर सूत्रों में भी हमने पढ़ा था। एक आपके होते हैं अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण। एक होता है आपका स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण। और एक थे ऊष्म वर्ण, एक थे ऊष्म वर्ण। वहां तालिका बनाकर मैंने डिटेल में समझाया है इनका। अंतस्थ क्या कहते हैं? अंतस्थ वर्णों की मैं बात करूं, यानी जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं, तो जो प्राण वायु है वो अंतस्थ, है ना? अंतस्थ का मतलब हो गया, अंतः का मतलब हो गया अंदर। शब्द ही बता रहा है आपको, है ना? अंदर, स्थ यानी स्थित। अंतःस्थ का मतलब हो गया, जब आप वर्णों का उच्चारण कर रहे हैं तो जो प्राणवायु है ना, वो आपके अंदर ही क्या हो जा रही है? स्थित हो जा रही है, अंदर ही रुक जा रही है, यानी मुख से बाहर ये आवाज नहीं आ रही। हवा जो है, प्राणवायु जो है, वो क्या नहीं हो रही है ना? बाहर नहीं आ रही है, यानी वो अंदर ही स्थित है। इसीलिए इन वर्णों को क्या कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतस्थ वर्ण कहा जाता है। ठीक है ना? इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या है 4। किनसी कितनी संख्या है?
4। और कौन कौन से हैं? यणो अंतस्थाः, यणो अंतस्थाः। ठीक है, यणो अंतस्था ये सूत्र है भाई। यणो अंतस्था यानी यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है, यण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। और यण वर्ण में कितने आते हैं? य, व, र और ल। यणो अंतस्था क्या कह रहा है कि यण प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण है वो आपके क्या कहलाएंगे? अंतस्थ वर्ण कहलाएंगे। इसीलिए प्रत्याहार का ज्ञान बहुत जरूरी है। बार बार मैं सूत्र बताऊंगा और वहां पे कहेंगे कि यण प्रत्याहार में, शल प्रत्याहार में, ठीक है, एच प्रत्याहार में, अक प्रत्याहार में ये वर्ण आ रहे हैं, इनको ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्याहार वाली जो कक्षा है आप उसको एक बार क्या करें, अवश्य देखें, है ना। इससे पहले वाली जो कक्षा है आपके माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार, वहां से भी आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसीलिए अब ये क्या है, ये ना तो पूर्ण रूप से व्यंजन की श्रेणी में आते हैं और ना ही ये आपके स्वरों की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। पूरी कहानी मैंने बताई है माहेश्वर सूत्रों के प्रसंग जब आया था, वहां पे मैंने अर्ध स्वर क्यों कहा जाता है, क्या इसकी प्रक्रिया है, पूरा मैंने वहां पे डिटेल में समझा रखा है। बात करते हैं स्पर्श वर्ण की। स्पर्श वर्ण की, जब वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा जो है, मुख के अंदर स्थित जो अवयव है, ठीक है ना, यानी मुख के अंदर जो स्थित आपके विभिन्न स्थान है, उनको जब स्पर्श करती है, जैसे दांत का स्पर्श कर रही है जीभ, आपने कहा त, त के जब उच्चारण करेंगे तो आपको क्या लगेगा? जीभ आपकी जो है वो दांतों को स्पर्श कर रही है। अब बिना दांतों को स्पर्श टच किए आपकी जीभ दांतों के टच नहीं करनी चाहिए, और आप त बोल के बताइए, नहीं बोला जाएगा, है ना। आपने देखा होगा कि जब बच्चे के दांत नहीं आते ना, तो वो तुतला कर बोलता है, दांत लो, है ना। और जब वृद्ध व्यक्ति के दांत गिर जाते हैं, तब भी वो तुतला कर बोलने लग जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि कई वर्ण जो है हमारे वर्गीय जो सॉरी दंत्य वर्ण जो है, उनका वो उच्चारण कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जीभ दांतों के स्पर्श ही नहीं करेगी। अरे दांत होंगे तब स्पर्श करेगी ना, जब दांत होंगे ही नहीं तो फिर किसको स्पर्श करेगी? इसीलिए क्या होगा, वो वर्णों को क्या है, बोल नहीं पाते हैं, और इसीलिए वो अटक के बोलते हैं या फिर तुतला कर बोलते हैं। एक कारण ये भी है उसमें। ठीक है, जैसे आप कहेंगे कि प बोलना है, तो आप अपने जो दोनों हाथ होठ है ना, उनको स्पर्श टच नहीं करना है उनको, है ना। उच्चारण स्थान में पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा इसको। ठीक है, तो क्या नाम है, आपके दोनों होठ क्या नहीं करने चाहिए, टच नहीं करने चाहिए। और आप मुझे प बोल के बताइए, बोल के देखो। हाँ, हाँ कर रहे होंगे। प नहीं बोला जाएगा, प नहीं बोला जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये स्पर्श से कोई जब तक टच नहीं करेंगे ना, स्पर्श नाम से ही देखिएगा। ठीक है, टा, आपको ट बोलना, ट ट ट में आप जीभ को ऊपर की तरफ नहीं लेके जाएंगे। जीभ जो ऊपर जो ये गड्ढा सा है ना, यहाँ पर जब टच हो रही है, वहां पे आप टच मत कीजिए, और बोल के बताइए। तो नहीं बोला जाएगा जब तक वहां पे ऐसे, जैसे जो घंटे में ध्वनि होती है ना, उसको टच करते ही, तो वैसे ही आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक क्या नहीं होगा। इसीलिए इसीलिए जो आपके वर्गीय व्यंजन है, इसीलिए जो आपके वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन से अभिप्राय क्या है आपका? वर्गीय व्यंजन से आपका जो अभिप्राय है वो क्या है? आप कहेंगे कि सर वर्गीय व्यंजन जो है वो आपके क च ट त प, 5 है। 5 वर्ग कितने हैं आपके? क वर्ग, च वर्ग, कु, चु, टू, तू, पू। ठीक है। तो ये कितने वर्ण हैं आपके? 5 वर्ग। कु से क वर्ग, चू से च वर्ग, टू से ट वर्ग, टू से त वर्ग और पू से प वर्ग, और प्रत्येक उसमें 5-5 वर्ण है। यानी इनकी बात करूं मैं स्पर्श वर्णों की, इनकी संख्या कितनी है? 25 है। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। क्या कह रहे हैं, इसकी परिभाषा की अगर बात करें, याद कैसे रखना है इसको, तो कहते हैं कादयो मावसानाः स्पर्शाः। कादयो मावसानाः, माव, ऐसे नहीं भाई, ठीक है, देखिए दोबारा, कादयोः मावसानाः स्पर्शाः।
यानी क्या कह रहे हैं, क से लेकर के और मैं तक जो वर्ण है, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ न, प फ ब भ म। तो ये क्या है, आपके आपके कुल वर्ण है 25। ठीक है, इनको क्या कहा गया है, स्पर्श कहा गया है, स्पर्श कहा गया है। और वर्णमाला को याद करने के लिए एक बहुत अच्छा गीत है, कौन सा है, अब यूट्यूब भी करेंगे तो मिलेगा आपको। कमलम विकसति सुंदर सरसी, क ख ग घ ङ चटकः गायति चिं चिं गीतं, च छ ज झ ञ। तन्नादं करोति घण्टा, ट ठ ड ढ ण। तरुवर्शाखा हरिता हरिता, त थ द ध न। पश्यत पश्यत लघु लघु मत्स्यान्, प फ ब भ म। यत्र तत्र रे चित्रपतंगा, यारलव। शशक शावको धावति कूर्दति, शशसः। वदन्तु सर्वे पठन्तु सर्वे, कचटतप। एक बहुत अच्छी ये संस्कृत वर्णमाला की कविता है ना। वेदिका एक चैनल है, वहां पर क्या नाम है, ठीक है। हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इससे। चलिए आगे बात कर रहे हैं, आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये 25 आपके वर्ण हो गए। ऊष्म वर्ण, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं आपके, ऊष्म वर्ण कौन कौन से हैं, तो आप कहेंगे सर 4 वर्ण हैं। ठीक है, 4 वर्ण है। ऊष्म, ऊष्म यानी आपके जो प्राण वायु है, जब आप उच्चारण कर रहे हैं तो यानी गर्म हवा जो है, ऊष्म। ऊष्म नाम में ही है ना, और ऊष्म का मतलब क्या हो गया, गर्म। ठीक है, ये वायु जो है वो बाहर निकलती है। जब आप उस श का उच्चारण करेंगे तो एक बार होठों के पास में आप हाथ लगाकर स्पर्श करें, बहुत है ना, महसूस करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जैसे गर्म हवा जो है वो क्या हो रही है, बाहर की तरफ आ रही है, इसीलिए इसको उष्म वर्ण कहा जाता है। और है ना, उष्म वर्ण, तो इनकी संख्या कितनी होती है उष्म वर्णों की, तो इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन सी है, श, श, स और ह। ठीक है, सूत्र कौन सा है, शलह उष्माणः, उष्माणः। ठीक है, यानी शल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है, ऊष्म वर्ण कहा जाता है। शल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे सर ऊष्म वर्ण कहा जाता है, ऊष्म वर्ण कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, शल वर्णों को। ठीक है ना। अब इसी के साथ में आपके एक रह गया है, कौन सा, अयोगवाह। कौन सा रह गया है, अयोगवाह, अयोगवाह। इसकी परिभाषा क्या थी, यद अयुक्ताः, यद अयुक्ताः, तद अयोगवाह। ठीक है, यानी जिनका योग नहीं किया गया है, जो यहाँ पर युक्त नहीं है, यहाँ पर किन के साथ युक्त नहीं है, जो स्वरों और व्यंजनों के साथ युक्त नहीं है, उन्हें क्या कहा है, अयोगवाह कहा गया है। और इनकी संख्या कितनी होती है, अयोगवाह की संख्या होती है 4। कितनी होती है भाई, 4 होती है। 4 कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका अनुस्वार, अनुस्वार। दूसरा होता है आपका विसर्ग। ठीक है, विसर्ग। तीसरा होता है जिह्वा मूलीय, जिह्वा मूलीय। और एक होता है उपधमानीय, उपधमानीय। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अनुस्वार, अनुस्वार का कुछ प्रतीक चिन्ह आपको किस तरह का दिखाई देगा, अनुस्वार आपको इस तरह से दिखाई देगा। अनुस्वार, ये आपका विसर्ग हो गया। जिह्वा मूल्य की बात करें तो इस तरह से अर्ध विसर्ग क और अर्ध विसर्ग ख। ठीक है, और उपधा मानिए अर्ध विसर्ग प और अर्ध विसर्ग फ। ठीक है ना। जब प और फ से पहले अर्ध विसर्ग होता है उसे उपधमानीय कहते हैं, और जब क और ख से पहले
अर्ध विसर्ग होता है उसे जिह्वा मूल्य कहते हैं। ये प्रायः वेदों में इनका प्रयोग किया जाता है। तीसरे और चौथे की बात करें तो इनका प्रायः प्रयोग किसमें किया जाता है? वेदों में किया जाता है। सामान्य व्याकरण में इनका प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, हमारे लिए उपयोग इसलिए है कि अनुस्वार और विसर्ग का सामान्य व्याकरण में भी क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो इनकी संख्या कितनी हो गई आप कहेंगे कि सर इनकी संख्या 4 हो गई है। कौन-कौन सी हो गई है? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय। यानी अयोगवाह कितने हैं आपके संस्कृत वर्णमाला में? तो आप कहेंगे कि सर 4 क्या है? अयोगवाह है। ठीक है। अनुस्वार का उच्चारण जो है वो प्रायः नासिका से होता है। किससे होता है? नासिका से होता है। यानी ये स्वर वर्ण के ऊपर जैसे मैंने ये बिंदी लगाई, ये क्या हो गया? अनुस्वार हो गया। ठीक है ना? यानी स्वर वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगाई है उसे कहते हैं अनुस्वार। और विसर्ग, विसर्ग का जो उच्चारण होता है वो लगभग ह के जैसे होता है। लगभग की तरह। जैसे मैंने कहा बालकः, बालकः, कः। तो ये लास्ट में ह की तरह जो आपको साउंड सुनाई दे रहा है वो आपका कौन सा है? बिल्कुल उसे विसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? विसर्ग कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। तो आपके स्वर क्या है, व्यंजन क्या है और अयोगवाह क्या है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आपके जो पाठ्यक्रम में दिया हुआ है माहेश्वर सूत्र। नहीं, ये भी पाठ्यक्रम में है। वहां पे स्वर और व्यंजन टॉपिक है, इसीलिए यहाँ पे समझना आपको क्या है इसके लिए जरूरी है। अभी हम बात करते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार आपके कौन कौन से वर्ण है और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार आपके कौन कौन से वर्ण हैं। ठीक है ना? तो माहेश्वर सूत्र और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार हम वर्णों की बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत वर्णमाला, ठीक है ना? इसके अनुसार माहेश्वर सूत्रों के अनुसार संस्कृत वर्णमाला। तो संस्कृत वर्णमाला की बात करें वहां पे आपके स्वर दिए हुए हैं और आपके व्यंजन दिए हुए हैं। ठीक है ना? क्या दिए हुए हैं? व्यंजन दिए हुए हैं। अगर प्रश्न आता है कि माहेश्वर सूत्रों के अनुसार यानी स्वरों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार से वहां पे विभाजन किया है। एक आपके हो गए मूल स्वर। कौन से स्वर हो गए आपके? मूल स्वर हो गए एक। ठीक है। कौन सा स्वर हो गया आपका? मूल स्वर या इसे ही आपका ह्रस्व स्वर भी कहा है। ह्रस्व स्वर। ठीक है। और यहाँ पर एक हो गया संध्यक्षर स्वर। संध्यक्षर स्वर। ठीक है ना? तो मूल स्वर कितने हो गए आपके? 5। संध्यक्षर स्वर कितने हो गए? 4। मूल स्वरों में कौन कौन से हैं आपके? अ, ई, ओ, रे और रे। परीक्षा में आया हुआ है ये कि मूल स्वर कौन कौन से हैं। तो अ, ई, उ, रील, री ये आपके मूल स्वर हैं। संध्यक्षर के भी बारे में प्रश्न पूछा गया है। संध्यक्षर कौन कौन से आपके? ए, ओ, आई, औ। ठीक है। तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो गई है? 9। अगर परीक्षा में ये स्वरों के बारे में प्रश्न आया हुआ है और वहां पर विकल्प में कितने ऑप्शन था? 9 ऑप्शन था और विकल्प सही क्या माना है? 9 ही आपका सही उत्तर माना है। तो आपके परीक्षा में अगर वो सामान्यतः पूछ रहा है कि स्वरों की संख्या कितनी है तो आपको जवाब देना है 9। और अगर वो पूछ रहा है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है तो 21 या 22, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अब जब पाणिनीय शिक्षा के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? तो तो यहाँ पर है ना मूल स्वर कितने हैं? तो मूल स्वर है 5। संध्यक्षर स्वर कितने हैं? संध्यक्षर स्वर है 4। कुल स्वर कितने हैं? तो कुल स्वर हो गए आपके 9। उसी प्रकार आपका व्यंजन वर्णों के वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ पर हो गया आपका ऊष्म वर्ण, एक हो गया आपका स्पर्श वर्ण, स्पर्श वर्ण, एक हो गया आपका अंतस्थ वर्ण। ठीक है। अंतस्थ वर्ण। तो ऊष्म वर्ण कितने हो गए आपके? 4। स्पर्श वर्ण कितने हो गए? 25। और अंतस्थ वर्ण कितने हो गए? 4। ठीक है। 4। तो कुल अगर वर्णों की व्यंजन वर्णों की बात करें तो 33। यानी माहेश्वर सूत्रों के अनुसार व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है?
तो 33 उत्तर होगा। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी है? तो 4 होगा। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? तो 25 होगा। अंतस्थ वर्णों की संख्या पूछे तो आपको अंतस्थ वर्णों की संख्या बतानी है 4। और कुल व्यंजन वर्णों की बात करें तो वहां पे कुल व्यंजन वर्ण कितने हो गए आपके? 33 हो गए हैं। कितने हो गए हैं भाई? ठीक है, तो आपके 33 हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वर वर्णों के लिए आपका अच प्रत्याहार आया है, व्यंजन वर्णों के लिए आपका हम कहें तो हल प्रत्याहार आया है। ठीक है, और अगर हम वर्णों की बात करें, किसकी बात करें? वर्ण की बात करें तो कुल वर्ण कितने हो गए? 42 यानी 42। ठीक है ना, 42 वर्ण हो गए यहाँ पे, 42। और वर्णों के लिए आपके अल प्रत्याहार का प्रयोग किया है। कौन से प्रत्याहार का प्रयोग किया है? तो आप कहेंगे सर अल प्रत्याहार का यहाँ पर प्रयोग किया है। अगर मैं मूल स्वरों के लिए आपके प्रत्याहार की बात करूं तो आपका अ इ ऊणा रिल री क। अक प्रत्याहार में मूल स्वर आते हैं। एच प्रत्याहार में यहाँ पर लिख देता हूं मैं। एच प्रत्याहार में आपके कौन से स्वर आते हैं? संजक्षर स्वर आते हैं, है ना। शल प्रत्याहार में आपके ऊष्म वर्ण आते हैं। शल प्रत्याहार में कौन से आते हैं? ऊष्म वर्ण आते हैं। और यण प्रत्याहार में आपके अंतस्थ आते हैं। यण प्रत्याहार में अंतस्थ वर्ण आते हैं। और स्पर्श वर्णों की बात करूं तो यम गणनम के यह से लेके और कपय के यह तक, तो यह प्रत्याहार में आपके सारे के सारे कौन से वर्ण आते हैं? स्पर्श वर्ण आते हैं। कौन से वर्ण आते हैं? स्पर्श वर्ण आते हैं। तो यहाँ पे किसके लिए कौन सा आपका प्रत्याहार बनता है वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। वो भी हमने यहाँ पर जिक्र कर लिया है, लिख लिया है। ठीक है ना, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं चर्चा करता हूँ थोड़ी सी। माहेश्वर सूत्रों के अलावा एक आपके है पाणिनीय शिक्षा। कौन सी शिक्षा है भाई? पाणिनीय शिक्षा। ठीक है, पाणिनीय शिक्षा। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे कहा गया है त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णः शंभु मते मतः। यानी 63 या 64 वर्ण पाणिनीय शिक्षा के अनुसार माने गए हैं। कितने वर्ण माने गए हैं? तो आप कहेंगे 63 या 64 वर्ण किसके अनुसार माने गए हैं? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार माने गए हैं। ठीक है ना, तो इनकी हम बात कर लेंगे। कब करेंगे ये? लेकिन आपसे आगामी कक्षा में इसकी चर्चा करने वाले हैं। साथ में कुछ जो परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। और साथ में अगला जो टॉपिक आपका है, कौन सा टॉपिक है? उच्चारण स्थान के बारे में हम क्या करने वाले हैं? आगामी कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। तो मैं अभी आपसे इजाजत चाहते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स बॉक्स में क्या करें, जरूर आप उसको कमेंट्स करके बताएं। ठीक है, जब भी अगर कोई भी आपके मन में संदेह है, कोई भी आपके मन में जिज्ञासा है तो आप अवश्य बताएं। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। और लगता है आपके दोस्तों के लिए कक्षा उपयोगी है तो आप उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये परिवार है। विजयश्री संस्कृत एकेडमी जो परिवार है वो आपका परिवार है। और इस परिवार को कितना आगे तक बढ़ाना है वो आपके हाथों में है, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, बस आपका सहयोग ही हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है ना, तो अभी आपका हमारे से जितना सहयोग हो रहा है हम आपको करेंगे। और बीच बीच में हम मैराथन भी लेके आएंगे, क्रैश कोर्स टाइप में भी हम इसको क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। शिक्षण विधियों की भी कक्षाएं हम प्रारंभ करने वाले हैं। तो इजाजत चाहते हैं, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे आगामी कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमो नमः, पुनः मिलामा।